First of all, I would like to greet you all. Namaskar, everybody. Today, we are going to discuss something about one of the most important topics relating to the ordinance which has been brought by Government of India, titled as the Epidemic Diseases Amendment Ordinance 2020. आज माय डियर हम एक अध्यादेश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल वर्कर्स एंड अदर पर्सन्स जो कि इस महामारी एपिडेमिक कोरोना वायरस में लगे हुए हैं उनकी सेफ्टी के लिए भारत सरकार लाई है। अब ये ऑर्डिनेंस क्या है, इसमें क्या पनिशमेंट है, क्या कंपनसेशन के प्रोविजंस हैं, इस ऑर्डिनेंस में नई बात क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। बट उससे पहले मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा, वो इस तरह है। आज लगभग पूरा विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से न कि सिर्फ पीड़ित है बल्कि दर्द तड़प तकलीफ से करहा रहा है। ऐसे में मानव व मानवता का अस्तित्व संकट में है। मरीजों का सम्यक इलाज व उनकी देखभाल न कि अति आवश्यक व अनिवार्य है बल्कि जीवन और पुनर्जीवन दायक भी है। परंतु डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ से दुर्व्यवहार, मारपीट, हिंसा, उत्पीड़न, क्षति, असहयोग, रुकावटें न कि सिर्फ निंदनीय, अनैतिक, अव्यवहारिक हैं बल्कि विधि अनुसार दंडनीय भी हैं, जो कि ऐसे विश्वव्यापी संकट में राष्ट्रहित के विरुद्ध हैं। इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए हमारी भारत सरकार एक अध्यादेश लाई है। और अब हम बात करना चाहेंगे अध्यादेश लाने की पावर किसे दी गई है, मतलब अध्यादेश को प्रख्यापित करने की पावर किसे दी गई है। ये जो पावर है वो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फर्निश की गई है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब संसद सत्र में ना हो, अर्थात जब संसद विश्रांति काल में है और कार्यवाही करना तुरंत आवश्यक हो गया है, तो अध्यादेश को भारत के राष्ट्रपति प्रख्यापित कर सकते हैं। जब अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है, जिस समय राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करते हैं और इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है और 6 सप्ताह की समाप्ति पर उस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों से पास कराना होता है। और अगर संसद के दोनों सदनों से 6 सप्ताह तक अगर यह अध्यादेश पास नहीं होता तो वो आगे फर्दर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, एनफोर्स नहीं रहेगा। राष्ट्रपति जी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये किस लिए लाया गया है और किस कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में आया है। So my dear friends, when we discuss something about this ordinance titled as the Epidemic Diseases Amendment Ordinance 2020, इससे पहले the Epidemic Diseases Act 1897 है। इस Epidemic Diseases Act 1897 को अमेंड करने के लिए भारत सरकार ये ऑर्डिनेंस लाई है। ये जो Epidemic Act 1897 है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। पहले ये जो एक्ट है वो डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस को फैलने से रोकने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट की प्रियम्बल ये कहती है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस। डेंजरस एपिडेमिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए ये एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 बना हुआ है। इस एक्ट में जहाँ तक कि पेनल्टी की बात करते हैं तो पेनल्टी सेक्शन 3 में मेंशन की गई है, लेकिन इसे अभी अमेंड कर दिया गया है। पेनल्टी इसमें यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करता है तो उस पर धारा 188 सेक्शन 188 आईपीसी की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसमें अभी अमेंडमेंट हो गया है। अभी जो प्रेजेंट का ऑर्डिनेंस है जो कि मैंने आपको बताया ये 22 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। ऑर्डिनेंस उस समय ही लागू हो जाता है जिस समय राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस 2020 है 2020 है, ये पूरे इंडिया में, होल इंडिया में एप्लीकेबल है। अब मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो
किन व्यक्तियों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ये ऑर्डिनेंस किन व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करता है, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्लॉज बी सेक्शन 1A ऑफ दिस ऑर्डिनेंस मेंशन दैट हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल मीन हेल्थ केयर पर्सनल सर्विस में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे एपिडेमिक रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल वर्कर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे एम्पावर्ड किया गया है इस आउटब्रेक एपिडेमिक को रोकने के लिए, और एनी अदर पर्सन जिसे स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करे, वो पर्सन मीन उन पर्सन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। जो ऑफेंस करता है उसे हम आरोपी मीन एक्यूज्ड कहते हैं, जिसके अगेंस्ट में ये ऑफेंस किया जाता है उसे हम क्रिमिनल लॉ के अनुसार मीन प्रोसिक्यूशन कह देते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन कुछ एक्ट ऑफ वायलेंस करता है इस एक्ट में जिसका नाम मैंने आपको बताया मीन द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, इस एक्ट में सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 के बाद इस ऑर्डिनेंस के द्वारा एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, वो है सेक्शन 1A। सेक्शन 1A में ये बताया गया है कि एक्ट ऑफ वायलेंस क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्ट ऑफ वायलेंस में एक्चुअली में हैरेसमेंट शामिल किया गया है, हार्म शामिल की गई है, इंजरी, हर्ट, इंटिमिडेशन मीन किसी को धमकी देना, डेंजर टू द लाइफ ऑफ हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल मीन डॉक्टर को धमकी देना, नर्सेस को, पैरामेडिकल वर्कर्स को, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को, एंड कोई ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करना, हिंड्रेंसेस को करना, लॉस और डैमेज करना प्रॉपर्टी को, ये सारी चीज़ें एक्ट ऑफ वायलेंस में यहाँ कवर की गई हैं। जो भी व्यक्ति हुसोएवर इन एक्ट ऑफ वायलेंस को करेगा उस व्यक्ति को इस ऑर्डिनेंस के अनुसार सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। वो पनिशमेंट इस ऑर्डिनेंस में सेक्शन 3 में मेंशन की गई है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि एक्ट ऑफ वायलेंस में जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनको मैं आपको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर देना चाहूँगा। वो ये है, एक्ट ऑफ वायलेंस इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट अ हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल सर्विंग ड्यूरिंग एन एपिडेमिक विच कॉजेस और मे कॉज। मीन ये जो ऑर्डिनेंस है वो स्पेसिफिकली किसी एपिडेमिक को रोकने के लिए जो मेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। कोई भी एक्यूज्ड पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर इन एक्ट ऑफ वायलेंस को करता है, देन द पर्सन शैल बी पनिश्ड। हैरेसमेंट इम्पैक्टिंग द living or working condition of such healthcare service personnel and preventing him from discharging his duties. Harm, injury, hurt, intimidation, danger to the life of such healthcare service personnel either within the premises of the clinical establishment or otherwise. अगर कोई भी पर्सन मेडिकल स्टाफ को, हेल्थ वर्कर्स को कोई हार्म करता है, कोई इंजरी करता है, कोई धमकी देता है, डेंजर करता है, तो वो पर्सन जो धमकी दे रहा है, जो ये एक्ट ऑफ वायलेंस कर रहा है, द पर्सन शैल बी पनिश्ड। ऑब्स्टेकल्स को करता है, लॉसेस एंड डैमेजेस करता है प्रॉपर्टी में, देन जो लॉसेस डैमेजेस करने वाला व्यक्ति है, द पर्सन शैल बी पनिश्ड। अब आगे फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस एक्ट में जो भी व्यक्ति एक्ट ऑफ वायलेंस करेंगे, उन पर्सन्स को एक्ट ऑफ वायलेंस करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 2B के अनुसार प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल्स एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। नो पर्सन शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अ हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल और cause any damage or loss to any property during an epidemic। कोई भी, हर व्यक्ति को प्रतिषेध किया गया है, निषेध किया गया है कि डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड अदर जो एम्पावर्ड पर्सन है, उनके अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं करेगा। इट हैज बीन मेंशन अंडर सेक्शन 2B ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। अब जब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 3 इस एक्ट का है, वो भी अमेंड कर दिया गया है। इस जो एक्ट है, द एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897, इसमें पेनल्टी दी गई थी, जो मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 3 में। अमेंडमेंट से
पहले क्या पेनल्टी है वो मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। एनी पर्सन डिसऑबिंग एनी रेगुलेशन और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट shall be deemed to have committed an offense punishable under section 188 of IPC। कोई भी व्यक्ति, ये जो एक्ट बना हुआ है एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897, अगर इस एक्ट को कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी ऑर्डर है, अगर डिसऑबे करता है तो आईपीसी की धारा 188 की उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये अमेंड कर दिया गया है। जब हम अमेंड की बात करते हैं तो यहाँ जो सेक्शन 3 है इसको रीनंबर्ड कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है। वो क्या है वो समझिए। अगर कोई भी व्यक्ति एक्ट ऑफ वायलेंस करता है, इस ऑर्डिनेंस में जो ऑफेंस स्पेसिफाइड किए गए हैं, अगर उन ऑफेंसेस को करता है या उनका दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरण मीन इंस्टिगेशन, किसी को उकसाना, अगर उसको उकसाता है तो वो पर्सन पनिश्ड किया जाएगा। उसकी सजा क्या है वो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 में मेंशन की गई है, वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। वो ये है कि उस व्यक्ति को जो कि एक्ट ऑफ वायलेंस कर रहा है, एक्यूज्ड पर्सन है, उसे 3 महीने से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन 5 साल तक हो सकती है। और फाइन भी मैंडेटरी है, फाइन भी लगेगा। और फाइन को यहाँ स्पेसिफाइड किया गया है। फाइन जो है वो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन 2 लाख रुपए तक हो सकता है। इसे हम लीगल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, whoever commits or abets the commission of an act of violence against a healthcare service personnel or abets or causes damage or loss to any person shall be punished with imprisonment for the term which shall not be less than 3 months, मीन 3 महीने से कम नहीं होगा, what which may extend to 5 years, जो 5 साल तक हो सकती है। एंड विद फाइन, एंड जोड़कर फाइन को मैंडेटरी बना दिया गया है। विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज, जो फाइन है वो स्पेसिफाइड है, 50,000 से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज, लेकिन 2 लाख रुपए तक हो सकता है। आगे इसका जो सबसेक्शन 3 है उसमें पनिशमेंट दी गई है कि अगर कोई भी पर्सन मेडिकल स्टाफ को, जो मैंने अभी बताया, स्पेसिफाई किया, क्लैरिफाई किया, अगर उनको कोई ग्रीवियस हर्ट करता है, एक्चुअली में लॉ में 2 तरह से आईपीसी में हर्ट मेंशन की गई, एक सिंपल हर्ट होती है, एक ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का मतलब सीरियस हर्ट। उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? मीन सेक्शन 320 आईपीसी, 320 आईपीसी में घोर उपति ग्रीवियस हर्ट क्या क्या शामिल की गई हैं वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन का मतलब होता है पुस्तत्व हरण, मीन नपुंसक, किसी को नपुंसक बना देना। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आइज, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद कर देना। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर आई, ईयर मीन कान, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद कर देना। एंड आगे प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद कर देना। 5th नंबर ये कहता है destruction और permanent impairing of the powers of any member or joint, it means किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या स्थायी ह्रास कर देना। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हैंड और फेस, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण। एंड 7वां पॉइंट कहता है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। एक जीएस पॉइंट इसमें और 8 नंबर मेंशन किया गया, एनी हर्ट विच इंडेंजर लाइफ और विच कॉजेस द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सेवियर बॉडली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स। कोई उपति जो जीवन को संकटा उत्पन्न करती है या जिसके कारण उपत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या मामूली कामकाज करने के लिए असमर्थ होता है, मतलब किसी व्यक्ति को ऐसी उपति, ऐसी ग्रीवियस हर्ट, ऐसी सीरियस चोट पहुंचाई जिससे कि वो 20 दिन तक अपनी जिंदगी के सामान्य कामकाज को नहीं कर पाता है, वो भी सेक्शन 320 आईपीसी में ग्रीवियस हर्ट में कवर होता है। और इसके अलावा या फिर कोई भी ऐसी ग्रीवियस हर्ट जो एसिड अटैक से की जाती है वो भी 320 में इंक्लूडेड है। अब ये ऑर्डिनेंस का जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 है वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ को, हेल्थ केयर वर्कर को, जो 320 में जो ग्रीवियस हर्ट मेंशन की गई हैं, अगर वो व्यक्ति उनको करता है तो उस व्यक्ति को कितनी सजा होगी? उस व्यक्ति को 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन
आगे 7 साल तक हो सकती है। फाइन भी मैंडेटरी है, आज्ञापक है, फाइन जरूर लगेगा। फाइन कितना होगा? वो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, लेकिन 5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसे हम लीगल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, whoever while committing an act of violence against a healthcare service personnel causes grievous hurt as defined in section 320 of IPC 2, such person shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, 6 months से कम नहीं होगी, but which may extend to 7 years, and with fine which shall not be less than 1 lakh rupees, 1 लाख रुपए से कम फाइन नहीं होगा, but which may extend to 5 lakh rupees, जो 5 लाख रुपए तक हो सकता है। ये इस ऑर्डिनेंस में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, मैंने अभी आपको बताया। एक्ट ऑफ वायलेंस के लिए जो मैंने आपको बताई सजा, एक बार मैं फिर से आपको स्पेसिफाई कर देता हूं। जो सजा है वो 3 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन 5 साल तक हो सकती है। फाइन भी लगेगा। फाइन जो है वो 50,000 से कम नहीं होगा, 2 लाख रुपए तक इम्पोज किया जा सकता है। अगर ग्रीवियस इंजरी करते हैं, जो कि सेक्शन 320 आईपीसी में मेंशन की गई है, तो जो सजा होगी वो एक्चुअल कंडीशन में 6 महीने से कम नहीं होगी, लेकिन 7 साल तक हो सकेगी। फाइन भी लगेगा। फाइन जो है वो 1 लाख से कम नहीं होगा, लेकिन 5 लाख रुपए तक इम्पोज किया जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं। अब अगर ऑफेंस एक्यूज्ड पर्सन, जो ऑफेंस को करने वाला है उसे एक्यूज्ड कहते हैं, अगर उसने ऑफेंस किया तो क्या प्रोसीजर होगी। सीआरपीसी में 2 वेज बताए गए हैं। पहला 154 एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। नंबर दूसरा सेक्शन 200 कंप्लेंट मीन परिवाद। एफआईआर इज लॉज्ड ओनली इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो एफआईआर होती है वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही होती है। जो कंप्लेंट होती है सेक्शन 200 सीआरपीसी में, वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों में हो जाती है। तो ये जो ऑफेंस है इस ऑर्डिनेंस में, एज पर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 3A ऑफ दिस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग, ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल है इट मींस इसकी एफआईआर होगी। अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो उसकी कंप्लेंट होगी। अगर कोई व्यक्ति कई ऑफेंसेस को करता है, जैसे मोर देन 1 ऑफेंस करता है, और उसमें से मान लिया सपोज अगर उसने 3 ऑफेंस किए हैं, 3 में से अगर 2 ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, 1 ऑफेंस कॉग्निजेबल है, तो अगर एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पूरा केस ही कॉग्निजेबल माना जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस 2 तरह से होता है, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। अगर कोई ऑफेंस बेलेबल होता है तो उसमें जो ऑफेंस करने वाला एक्यूज्ड है वो राइटफुली जमानत को क्लेम कर सकता है एज पर सीआरपीसी। मीन इफ द ऑफेंस इज बेलेबल देन द बेल इज अ राइट ऑफ द एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड का राइट है। इफ अगर कोई ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो एक्यूज्ड उसे राइटफुली क्लेम नहीं कर सकता। जमानत देना या ना देना ये न्यायालय और कोर्ट का विवेकाधिकार है, मीन कोर्ट का डिस्क्रिशन है। सो दिस ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। यहां पर एक्यूज्ड का जमानत का अधिकार नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन में आता है। अब ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि अगर इस ऑर्डिनेंस में कोई भी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट मीन गठित होता है तो उसकी एफआईआर होगी। अगर एफआईआर होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? हु विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन? इस ऑर्डिनेंस के क्लॉज 2 सेक्शन 3A के अनुसार इन्वेस्टिगेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ही करेगा इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्टर से नीची रैंक वाला व्यक्ति इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। यहां पर क्लॉज 3 सेक्शन 3A ये कहता है इन्वेस्टिगेशन जो है जिस दिन से एफआईआर लॉन्च की गई है, रजिस्टर्ड की गई है, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, जिस दिन से एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उस दिन से विद इन 30 डेज में इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाएगा। इसे लीगल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 जो मैंने अभी आपको बताया, शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज एफआईआर। अब जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसके बाद फिर क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है जिसे हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, चालान भी कह सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी कह सकते हैं, जो सेक्शन 173 सीआरपीसी से कॉग्निजेंस के लिए मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश की जाती है।
अब जब कोर्ट के सामने कॉग्निजेंस के लिए पेश की जाएगी तो अब बात ये आती है कि जो ट्रायल होगी, ट्रायल का मतलब जो केस चलेगा एक्यूज्ड पर्सन पर, उस केस का डिसीजन, उसका फैसला जो है वो कितने दिनों में आ जाएगा। इसके लिए इस क्लॉज 4 सबसेक्शन 3A ऑफ दिस ऑर्डिनेंस 2020 में ये मेंशन किया गया है कि डे टू डे कार्रवाई की जाएगी और एज एक्सपीडिटियसली एज पॉसिबल, जितना शीघ्रता से संभव होगा उतनी शीघ्रता से इसमें निर्णय दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें डे टू डे कार्रवाई कंटिन्यू रखी जाएगी, ये इसमें मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं, लेकिन स्टिल इसमें टाइम लिमिट जो है वो 1 साल की मेंशन की गई है कि कोर्ट प्रयास करेगा, एन एंडेवर शैल बी मेड टू इंश्योर दैट इंक्वायरी और ट्रायल इज कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के प्रयास की बात की गई है कि कोर्ट 1 ईयर में अपना डिसीजन, अपना फैसला सुना देगा। इसे हम क्लॉज 4 को लीगल लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ अ केस अंडर सबसेक्शन 2 और 3 ऑफ सेक्शन 3 द प्रोसीडिंग्स shall be held as expeditiously as possible, and in particular when the examination of witnesses has once begun, the same shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following date to be necessary for reasons to be recorded. An endeavor shall be made to ensure that the inquiry or trial is concluded within a period of 1 year. Mean जल्दी से जल्दी फैसला देने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिर भी 1 ईयर में कोर्ट प्रयास करेगा। लेकिन 1 ईयर में अगर कोर्ट अपना फैसला नहीं दे पाया किन्हीं कारणों से, तो क्या होगा? जो जज है वो रीजन रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करके एक बार में एट अ टाइम, बी नोटेड, एट अ टाइम 6 महीने का टाइम फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। लीगल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट where the trial is not concluded within the said period, the judge shall record the reasons for not having done so, provided further that the said period may be extended by such further period for reasons to be recorded in writing, but not exceeding 6 months at a time. Please be noted, but not exceeding 6 months at a time. मतलब एक बार में 6 महीने तक का समय बढ़ाया जा सकता है। अब इसे अगर हम कंसाइसली कहें तो कोर्ट जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुना देगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेगा कि 1 साल में निर्णय दे दिया जाए, ट्रायल का कंक्लूजन निकाल दिया जाए, कंक्लूजन दे दिया जाए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जज रीजन रिकॉर्ड करके इसे एक बार में 6 महीने तक का समय और आगे एक्सटेंड कर सकता है। अब अगली बात करते हैं ऑफेंस के क्लासिफिकेशन में। मैंने आपको बताया कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है और प्लस नॉन बेलेबल है। आगे सेक्शन 3B के अनुसार इस ऑफेंस को, इस ऑर्डिनेंस में जो ऑफेंस होगा उसे कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाया गया है। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है? हिंदी में उसे शमनीय मामला कहते हैं, और नॉन कंपाउंडेबल या अनकंपाउंडेबल को अशमनी कहते हैं, जो सीआरपीसी सेक्शन 320 में भी स्पेसिफाइड किया गया है। राजीनामे का मतलब, शमन का मतलब राजीनामा, कंपाउंडेबल का मतलब राजीनामा। मीन इस ऑर्डिनेंस के अनुसार जो भी ऑफेंस होगा वो राजीनामा योग्य है, उसमें राजीनामा किया जा सकता है। और जो व्यक्ति मीन जो मेडिकल स्टाफ है, हेल्थ वर्कर्स हैं एज प्रोसिक्यूशन, उनको जो इंजरी हुई है, जो भी ऑफेंस हुआ है इस ऑर्डिनेंस में, वो उसका एक्यूज से राजीनामा कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। लेकिन कोर्ट की परमिशन चाहिए। लीगल लैंग्वेज में से हम ऐसे कह सकते हैं, वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, सच ऑफेंस में with the permission of the court, be noted please, with the permission of the court, be compounded, कोर्ट की परमिशन से राजीनामा किया जा सकता है, बाय द पर्सन अगेंस्ट होम सच एक्ट ऑफ वायलेंस इज कमिटेड। मीन जो विक्टिम है और एक्यूज्ड है वो दोनों कोर्ट की परमिशन से इस ऑफेंस का राजीनामा कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कंपनसेशन की। क्या इस ऑर्डिनेंस में कंपनसेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन है? तो आंसर है यस। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, सेकेंड क्वेश्चन इज बिफोर अस, क्या जो पनिशमेंट एक अलग बात है और कंपनसेशन, क्या दोनों में से एक ही अवॉइड किया जाएगा या पनिशमेंट के अलावा कंपनसेशन भी अवॉइड किया जा सकता है? तो कंपनसेशन के अलावा, मीन आई कैन से डैट ये जो सेक्शन 3E ऑफ दिस ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि पनिशमेंट के अलावा उस व्यक्ति पर कंपनसेशन भी अवॉइड किया जा सकता है फॉर एक्ट ऑफ वायलेंस। मीन कंपनसेशन फॉर एक्ट ऑफ वायलेंस, पनिशमेंट भी मिलेगी, कंपनसेशन भी कोर्ट लगा सकता है। अब वो क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
In addition to the punishment provided for an offence under subsection 2, subsection 3 of the section 3, the person so convicted shall also be liable to pay by way of compensation such amount as may be determined by the court for causing hurt or grievous hurt to any healthcare service personnel. मतलब ये कह रहा है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3E ऑफ ऑर्डिनेंस 2020 कि अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ को, वर्कर को, अगर कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस या ग्रीवियस हर्ट मीन सीरियस इंजरी होती है तो उसके लिए पनिशमेंट के अलावा, इन एडिशन टू, पनिशमेंट के अलावा मीन पनिशमेंट तो मिलेगी ही, उसके साथ कंपनसेशन भी कोर्ट लगा सकता है। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट जैसा कि कोर्ट डिटरमिन करे, जैसा कोर्ट स्पेसिफाई करे। अब अगली बात ये आती है, इसी जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3E ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फर्दर रिवील्स दैट कि अगर एक्यूज्ड पर्सन जो है, जो इस ऑर्डिनेंस का वायलेशन करने वाला वायलेटर है, अगर प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो क्या उस पर कंपनसेशन लगाया जा सकता है? यस। प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, प्रॉपर्टी को कोई लॉस करता है तो उस व्यक्ति पर कंपनसेशन ट्विस लगाया जाएगा। ट्विस किसका होगा? ट्विस मीन डबल। डबल किसका होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द डैमेज्ड प्रॉपर्टी। जो डैमेज्ड प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? उस फेयर मार्केट वैल्यू का आकलन करके उस व्यक्ति पर ट्विस मीन डबल कंपनसेशन इंपोज किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। अब आगे सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3E ये कहता है कि अगर वो व्यक्ति कंपनसेशन मीन प्रतिकर देने में जो कोर्ट के द्वारा अवॉइड कर दिया गया है, अगर फेल होता है, देन what shall be happen? Then the compensation shall be recovered as arrear of land revenue. वो कंपनसेशन ऐसे रिकवर किया जाएगा मानो कि लैंड रेवेन्यू ड्यू हो, भू राजस्व देय हो, और भू राजस्व ऐसे रिकवर किया जाएगा जो प्रोसीजर द लैंड रेवेन्यू मीन इन अदर वर्ड कह सकते हैं अंडर द रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890। जो रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 है उसमें जो प्रोसीजर दी गई है, उस प्रोसीजर से उस व्यक्ति से वो कंपनसेशन रिकवर किया जाएगा। मीन द पर्सन शैल बी पर्सनली लाइबल टू पे द कंपनसेशन। सो ये ऑर्डिनेंस है जो कि एक बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का, और मेडिकल स्टाफ, वर्कर्स, पैरामेडिकल, डॉक्टर्स, नर्सेस, उनके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। सो इस इज़ हाईली अप्रिशिएबल और एडमायरिंग। बहुत ही प्रशंसनीय कदम है भारत सरकार का, और डॉक्टर्स अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारा इलाज, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमें उनका आभारी रहना चाहिए और मानव और मानवता बचाइए। सरकार की प्रिकॉशनरी जो गाइडलाइंस है उनका पालन कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं आप उनकी कंप्लाइंस इंश्योर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपने फीडबैक्स भी अपने कमेंट्स में आप हमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।